हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है एटम्स। प्रीवियस जो वीडियो था उसमें देखा था कि एटम के बारे में कितना पता चला था। सबसे पहले किसने बताया था? थॉमसन साइंटिस्ट ने, उसके बाद में रदरफोर्ड में, और उसके बाद में कौन आए थे? बोर्स। तो हम लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बोर्ड ने अपनी जो कुछ पोस्टुलेट्स दी थी अबाउट न्यूक्लियस की ऑर्बिट्स होते हैं, कौन से परमिसिबल ऑर्बिट्स होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट। और हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन जब स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर मोशन करता है तब कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन मतलब वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। लेकिन जैसे ही वो अपना क्या करता है, परमिसिबल ऑर्बिट चेंज करता है लोअर टू हायर और हायर टू लोअर, उसी मोमेंट पे क्या होता है कि एनर्जी रेडिएट और इमिट होती है। तो इसी के बेसिस पे उनकी जो पोस्टुलेट्स थी, उन्होंने बताया कि जो परमिसिबल ऑर्बिट की रेडियस होगी वो रेडियस कितनी होगी। तो उन्होंने परमिसिबल ऑर्बिट, जिनको स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं, कि उनकी रेडियस बताई किसके लिए? हाइड्रोजन के एटम के लिए। तो अब हमें पढ़ना है वो। तो क्या है नेक्स्ट टॉपिक? बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। कि हमें क्या करना है? डिराइव करना है एक्सप्रेशन किसके लिए? कि रेडियस कितनी होगी परमिसिबल ऑर्बिट की, किसके लिए? हाइड्रोजन के एटम के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है तुम सुन लो एक बार। इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है कहाँ पे? ऑर्बिट में घूम रहा है, किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड। तो ऑब्वियस ही बात है कि वो घूम रहा है तो फोर्स, अब घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, और सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन में कब घूमेगा? जब सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जनरल फॉर्मूला कितना होता है? mv²/r। और अपन को पता है कि कोई चीज़ एक पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, इसीलिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स में घूम रहा है। पॉजिटिव क्या है? न्यूक्लियस, और नेगेटिव क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन। तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा? F(q1q2/r²). तो इसका मतलब वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है mv²/r, वो किसकी वजह से मिल रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। तो अपन उन दोनों को क्या कर देंगे? इक्वल, और वहाँ से क्या निकाल देंगे? उनकी रेडियस। ठीक है, बस शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, किसके लिए बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो मान लो कि उसका जो न्यूक्लियस है उसका पॉजिटिव चार्ज कितना है? Z। अब अपन को पता है कि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना है? 1। तो Z इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। पर अपन इन जनरल यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना है? Ze। A single electron of the electric charge -e which revolves around in a circular orbit of radius r। ऑब्वियसली बात है, एक ही इलेक्ट्रॉन और वो एक ही इलेक्ट्रॉन घूमे जा रहा है। तो Z जो होगा एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाता है? 1। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कितना होता है? Z इक्वल टू k Q1Q2/r²। Q1 कितना है? Ze, और Q2 कितना है? E डिवाइड बाय r²। तो फॉर्मूला कितना निकल जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का दोनों के बीच में? k Ze²/r²। अब ये देखो, ये ऑर्बिट घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन को ऐसे जाने के लिए सेंटर की तरफ क्या लग रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स कितना? mv²/r। और उसको दे कौन रहा है यहाँ पे? ये जो फोर्स है ये दे कौन रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि कितना है? k Q1Q2/r²। तो अब इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में घूमना है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इक्वल होना चाहिए किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है? mv²/r। किसके इक्वल पुट कर दिया इसको? k Q1Q2/r² के। और Q1 Q2 कितना आ रहा है? Ze²/r²। तो यहाँ से अपन ने कितना निकाल दिया? mv² किसके इक्वल आ जाएगा? k Ze²/r। ये mv² क्यों निकाला? r क्यों नहीं निकाला? क्योंकि मैंने अभी बात तो क्या करी कि रेडियस निकालेंगे। तो mv² क्यों निकाला? क्योंकि mv² आगे काम आने वाला है एनर्जी की फॉर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मोशन में, मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो जब अपन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे आगे कुछ स्टेप्स आगे, तो इसलिए ये इक्वेशन काम आएगी कि mv² को अगर मैं डिवाइड कर दूँ हाफ से तो कितना हो जाता है? हाफ mv²। तो अपन को क्या मिल जाएगी? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलो कंटिन्यू। तो अपन ने बात किसकी करी थी? रेडियस की, क्योंकि अपन निकालने वाले क्या है? रेडियस। तो ये अपन ने रेडियस यहाँ से निकाल दी, जो कि कितनी आ गई? k Ze²/mv²। लेकिन यहाँ पे क्या आ गई? बोर्स की क्वांटाइजेशन कंडीशन की, अगर इलेक्ट्रॉन को घूमना है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए? mvr जो होता है एंगुलर मोमेंटम का जनरल फॉर्मूला, किसके इक्वल होना चाहिए? nh/2π के। तो यहाँ से जो अपन जो रेडियस है वो रेडियस अपन निकालते हैं, तो वो रेडियस कितनी आती है? nh/2πmv। तो इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 3। ये क्या निकली थी यहाँ पे? इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 और इस इक्वेशन नंबर 3 को अगर अपन क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, मतलब वैल्यू पुट कर दी उसमें, कि यहाँ से जो रेडियस निकली अपने, इस रेडियस को अपन ने पुट कर दिया इक्वेशन 3 के रेडियस को किसमें? इक्वेशन 2 के अंदर। ठीक है, तो जब पुट कर देते हैं उस चीज़ को वहाँ पे, तो अपन को क्या मिल जाता है कि दोनों, अब ये जो चीज़ निकल रही है ये भी किसकी है? रेडियस। अपन जो पुट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इक्वेशन 2 भी किसके लिए है? रेडियस के लिए, जो कि अपन ने निकाली इलेक्ट्रोस्टैटिक को इक्वल पुट करके। किसके इक्वल पुट करके? सेंट्रीपिटल के। और इक्वेशन जो 3 है वो कैसे निकाली अपन ने? क्वांटाइजेशन कंडीशन से। तो दोनों किसके लिए? रेडियस के लिए। तो दोनों को क्या कर सकते हैं? इक्वल पुट कर सकते हैं। और दोनों को जैसे इक्वल पुट करा रेडियस रेडियस को, तो रेडियस रेडियस तो चल बसी, जो निकालना था वो तो चल बसा। मिल क्या गई यहाँ पे? वेलोसिटी मिल गई। तो अब वेलोसिटी तो मिल गई, अब
चाहिए क्या थी, रेडियस। तो इस वेलोसिटी को आप पुट कर दो रेडियस की इक्वेशन के अंदर, तो आपको क्या मिल जाएगी, ऑब्वियस सी बात है रेडियस मिल जाएगी। तो फाइनली अपने को क्या मिल गई, रेडियस। फिर से सबसे पहले क्या करते हैं अपन, सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वल पुट करते हैं किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। वहां से क्या निकालिए अपन, रेडियस। एक रेडियस की इक्वेशन आ गई, उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करते हैं, क्वांटाइजेशन कंडीशन रेडियस निकाली, उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 3। 2 और 3 को इक्वेट करके क्या निकाल देते हैं, वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी को इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, तो क्या मिल जाती है, रेडियस। तो यही तो चाहिए थी, तो अपन को क्या मिल गई, रेडियस मिल गई। नेक्स्ट, तो जो रेडियस होती है इनर मोस्ट ऑर्बिट के लिए, अगर मैं बात करूं कि इनर मोस्ट ऑर्बिट के लिए जो होती है रेडियस, अब हाइड्रोजन है तो z कितना हो जाएगा 1, क्योंकि इतनी देर से z की वैल्यू लेके चल रहे हैं। और इनर मोस्ट ऑर्बिट मतलब जो फर्स्ट ऑर्बिट है, तो n कितना हो जाएगा 1, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। कौन से नंबर ऑफ ऑर्बिट की आप बात कर रहे हो, तो क्योंकि n क्या है, अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इक्वल टू 1 पुट कर देता हूँ, तो जो मेरी जो रेडियस है वो निकल के आ जाती है। उसका जो सिंपलाइज फॉर्मूला आ जाता है वो कितना आ जाता है, h/4π² m/ke²। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, उसकी अपने पास वैल्यू है। 4 क्या है, कांस्टेंट। पाई क्या है, कांस्टेंट। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। k क्या है, ऑलरेडी कांस्टेंट। और e इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो भी क्या है, कांस्टेंट। मतलब जो r नोट निकल जाती है फर्स्ट, वो कितनी निकल जाती है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। मतलब जो फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस थी वो अपने को मिल गई। अब इसके बाद क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की स्पीड, क्योंकि अभी अपन ने स्पीड का फॉर्मूला निकाला, कितना आता है, v इक्वल टू 2πk/z² NH। तो स्पीड अपने को पता है, तो अब अगर z इक्वल टू 1 के लिए बात करो तो कितना निकल जाता है ये। अब यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर और नीचे c से। क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ अभी। तो z, इस इक्वेशन को जब c से मल्टीप्लाई करा ऊपर और नीचे, तो क्या हो गया कि नीचे तो जो है cs ले लिया और ऊपर c/n क्या दे दिया, अलग। तो अब यहाँ पे देखो 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, k कांस्टेंट, e² कांस्टेंट, c नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला c कांस्टेंट और h कांस्टेंट। तो इसकी जो वैल्यू निकाली, तो इसको मान लिया अल्फा। और अल्फा को क्या बोलते हैं, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ये जो पूरा कांस्टेंट था इसको क्या बोल दिया, अल्फा, और उसको क्या बोलते हैं, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1/37। इस अल्फा की वैल्यू कितनी आती है, 1/37। तो इस 1/37 को जब यहाँ पे पुट कर देता हूँ अल्फा की जगह पे, तो जो स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में, वो क्या हो जाती है, 1/37 टाइम्स c/m। अब c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है कि जनरलाइज फॉर्मूला जो आ गया स्पीड का, वो कितना आ गया, 1/137 c/n। अब अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात करूँ तो कितना आ जाता है, n इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो c/, कितना आ जाता है, 137। अब देखो कितना बड़ा कंक्लूजन पता चला कि thus the speed of the electron in the innermost orbit is 1/37 times the speed of light। मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो होती है उसके अंदर आप डिवाइड कर दो किसका, 137 का, कि उतने टाइम्स, उतने कम टाइम्स जो होती है इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर हाइड्रोजन के। और अदर ऑर्बिट के अंदर क्या होती है, वेरी करती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इन्वर्सली वेरी करेगी, क्योंकि कहाँ पे आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो जैसे जैसे आप n की वैल्यू पुट करते जाओगे, वैसे वैसे आपको क्या मिल जाएगी, उसके रेस्पेक्टिव उसके अंदर स्पीड मिल जाएगी। आ रहा है समझ में। तो ये अपन ने क्या निकाली, स्पीड। नेक्स्ट क्या चीज़ आती है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है, तो अब अभी अपन ने बात करी कि भाई इलेक्ट्रॉन चल रहा है, मोशन में है, तो एक एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। और ऑब्वियसली बात है चल क्यों रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, तो एक एनर्जी कौन सी होगी, उन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वो mv² में हाफ का डिवाइड कर दो तो वो इक्वेशन किसके आ जाती है, kZe²/2r। तो ये कहाँ से आया, इक्वेशन नंबर 1 से। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी nth ऑर्बिट के अंदर अपन बात करें, एक फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, k(q1q2)/r। यहाँ से वैल्यूज पुट करी, k की जगह पे k कांस्टेंट है, q1 क्या है Ze, और q2 क्या है -e, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है -e, और r। तो यहाँ से कितना निकल जाता है -kZe²/r। तो ये क्या निकल गई, ये पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो दोनों को ऐड कर दो, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कर देते हैं, तो अपन को क्या मिल जाती है, ओवरऑल एनर्जी। तो दोनों को जब ऐड करा तो फाइनलाइज आ कितना रहा है, फाइनलाइज आ रहा है इतना, ठीक है। और अब यहाँ से अपन अगर आर की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ओवरऑल अपने को क्या मिल जाती है, एनर्जी। और वो कितनी आती है, इतनी। तो ये एनर्जी होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट के अंदर। मतलब n की वैल्यू पुट करते जाओ, तो n की वैल्यू पुट करते जाओगे तो क्या मिलती जाएगी, उस ऑर्बिट के अंदर अपन को उसकी एनर्जी। तो क्या आ रही है एनर्जी, -2π² mk²Z²e⁴/n²h²। अब देखो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, z अब हाइड्रोजन के लिए वो भी कांस्टेंट है, e⁴ भी कांस्टेंट है और h भी कांस्टेंट है। बस इसका मतलब जो
एनर्जी वेरी कर रही है वो किसके रिस्पेक्ट में वेरी कर रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे आगे देखो साइन किसका आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। तो ये माइनस का साइन क्या बता रहा है कि द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द टोटल एनर्जी इंडिकेट दैट द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन उससे बाउंड है। किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से। मतलब अगर आपको उसको बाहर निकालना है तो आपको उसको क्या देनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी पॉजिटिव फॉर्म में, तब जाके वो क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। क्योंकि अभी वो बाउंड है इसलिए एनर्जी क्या आ रही है, नेगेटिव। तो ये पता चला इससे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। देखो नया कुछ भी नहीं है, अभी तक जो कराना उसी की कंटिन्यूएशन। अभी देखो अभी अपन ऊपर ये इक्वेशन निकाली और उसी इक्वेशन से आगे खेल खेल रहे हैं थोड़ा सा, कि स्पेक्ट्रम सीरीज निकलती है किसकी, हाइड्रोजन की अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर कैसे वो चीज़ें वेरी करती है। क्या है कि फ्रॉम बोर ने ही दिया था कि फ्रॉम बोर्स थ्योरी द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी है वो कितनी निकलती है, तो अभी अपन ने निकाली एनर्जी निकलती है। तो इसमें अभी मैंने बताया कि देखो ये सब जो है वो क्या है, कांस्टेंट ओनली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन मेक्स एन ट्रांजिशन फॉर हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, मतलब n2 से अगर n1 में आ रहा है तो जो डिफरेंस होगा एनर्जी का वो डिफरेंस ही क्या होगा, एच न्यू। वो अपन अभी ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन 2 से कहाँ आता है, 1 में आता है, तो वो अब 2 क्या है, हायर एनर्जी, और 1 क्या है, लोअर एनर्जी। तो वो क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा, बाहर निकालेगा, किसकी फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में। और वो एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू, जो कि अपन ने भी पढ़ा था इधर पहले। तो वो जो एच न्यू होती है, इसका मतलब कोई भी तो ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, एच न्यू के। अब अपन ने क्या करा, कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दी। एक की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 2, और एक की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 1। n1 n2 कुछ भी हो सकते हैं, आप तो कोई भी ऑर्बिट की बात कर रहे हो, n तो कोई भी नंबर है। जैसे n1 अगर 4 है तो n2 कितना हो जाएगा, 5। अगर n1 5 है तो n2 कितना हो जाएगा, 6। आ रहा है समझ में, मतलब एक को ऐड करना है बस। तो जब एनर्जी की वैल्यू अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट करी, वो पुट करते हैं, तो वहाँ पे सारी चीज़ क्या आती है, कॉमन, बस एन स्क्वायर नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे n1 n2 है। तो n1 और ये n2, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देखो वहाँ पे माइनस का साइन आ रहा था, तो माइनस के साइन को हटाने के लिए मैंने क्या करा, दोनों साइड में क्या करा, माइनस का मल्टीप्लाई करा। तो इसलिए यहाँ पे पहले क्या आ रहा है, माइनस जो था वो बाद में आ जाता है। तो n2 की एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करा, इसलिए यहाँ पे पहले क्या आ रहा है, n1 आ रहा है। आया समझ में, फिर से सुनो, एनर्जी किस में है, माइनस में, ठीक है। ज़्यादा एनर्जी किसकी है, 2 की, 2 नंबर के ऑर्बिट की, 1 से ज़्यादा 2 में है। तो अब माइनस के साइन को हटाने के लिए ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे क्या हो गया कि n1 पहले आ गया एज कम्पेयर टू n2। चलो कंटिन्यू। तो यहाँ से ये अपनी क्या निकल जाती है कि जो E इक्वल टू एच न्यू आ जाता है ये, और अपन को न्यू से मतलब है तो h को क्या भेज दिया उधर, क्योंकि h क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाता है, न्यू। और न्यू किसके इक्वल होता है, अपन को पता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, न्यू इंटू लेमडा, फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो वहाँ से जो वेवलेंथ नंबर होता है कितना, न्यू बार, वो किसके इक्वल हो जाता है, रेसिप्रोकल वेव नंबर के। मतलब वेव नंबर का वेवलेंथ का रेसिप्रोकली क्या होता है, वेव नंबर। तो यहाँ से जो वेव नंबर निकल जाता है वो कितना निकल जाता है, 1/λ, और वो किसके आ जाएगा, न्यू अपॉन सी। तो अब लेमडा अपन ने यहाँ पे निकाली क्या, देखो ये अपनी इक्वेशन आ रही है, इसमें से एच को उधर भेज दिया, तो क्या बची, फ्रीक्वेंसी बची। तो अब फ्रीक्वेंसी जो बची उसकी वैल्यू अपन पुट कर रहे हैं वेव नंबर के फॉर्मूले में, क्योंकि 1/वेवलेंथ क्या होता है, वेव नंबर। तो 1/वेवलेंथ, वेवलेंथ कितना हो जाता है, c/न्यू। तो c/न्यू, तो वो अपन ने जब वैल्यू पुट करी न्यू के, तो ये आ गई कंप्लीट वैल्यू, किसकी आ गई, कंप्लीट वैल्यू, वेव नंबर की कंप्लीट वैल्यू आ गई। तो ये जो था इसी को क्या बोला कि ये जो कंप्लीट कांस्टेंट निकला। अब देखो वो ऊपर कांस्टेंट अलग था, यहाँ कांस्टेंट अलग है, क्योंकि यहाँ पे अपन इधर से एच भी लेके आए थे, तो यहाँ एच क्यूब है। तो ये जो कांस्टेंट है सब कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, इनको बोलते हैं आर। और ये इसने इस साइंटिस्ट का जो जिसने ये करा उसका नाम क्या है, रेडबर्ग। इसलिए क्या हो गया कि ये रेडबर्ग कांस्टेंट। अब सारी चीज़ें कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू पे कितनी आ गई, 1.0973 × 10⁻⁷। देखो सब चीज़ें क्या है, रिलेटेड है और थ्योरेटिकल फॉर्म में है, तो इतना ज़्यादा सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली समझ के उसको लर्न करना है डायरेक्ट। चलो, द अबव इक्वेशन को क्या बोलते हैं, रेडबर्ग फॉर्मूला फॉर द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए। दिस फॉर्मूला इंडिकेट दैट रेडिएशन इमिटेड बाय द एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज, द वैल्यू ऑफ विच डिपेंड ऑन द क्वांटम नंबर। मतलब जो एनर्जी कितनी होगी, रेडिएशन कितना इमिट होगा, रेडिएशन कितना इमिट होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बस n1 और n2 के ऊपर। क्योंकि बाकी सब तो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ देख लो, क्योंकि आर रेडबर्ग कांस्टेंट आ गया। अभी जो क्या बना रखा है इसके बारे में अपन बाद में बात करते हैं, क्योंकि यही वहाँ पे अपन आ रहे हैं।
अब उससे से क्या निकल जाती है, सीरीज निकल जाती है कि द ऑरिजिन ऑफ द वेरियस सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज। अब क्या है, एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर नाम पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है वो देखो पहले तुम। इफ एन इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम एनी अदर हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल n1 वी गेट अ सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कॉल्ड लेमन सीरीज विच बिलोंग टू अल्ट्रावायलेट रीजन। मतलब इलेक्ट्रॉन के पास बहुत सारे ऑर्बिट है, अगर वो किसी भी ऑर्बिट से, चाहे 2 से स्टार्ट करना है, 2 अब 1 से 1 में तो आएगा नहीं, आ रहा है समझ में, सबसे कम कौन सा है 1, 1 से 1 में तो आएगा नहीं, ज़्यादा ज़्यादा क्या है 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1। तो किसी भी ऑर्बिट से जब वो 1 के अंदर आता है तो वो जो एनर्जी निकालता है, स्पेक्ट्रम निकालता है, वो आता है लेमन सीरीज के अंदर, जिसको सबसे पहले फाइंड करा था किस साइंटिस्ट ने, लेमन साइंटिस्ट ने। ठीक है, और वो जो लाइट निकलती है, रेडिएशन निकल रहा है, वो किसका निकलता है, अल्ट्रावायलेट रीजन का वो निकलता है। ठीक है, तो अब जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में मैंने पुट कर दिया वेव नंबर के फॉर्मूले में, तो अपने को क्या मिल गया कि n1 स्क्वायर की जगह पे क्या हो गया 1 स्क्वायर, जहाँ पे n2 क्या है 2 3 4, 1 से तो स्टार्ट होगा नहीं क्योंकि 1 से 1 में नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया लेमन। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझना, यहाँ देखो, अब इसको देखो, किसी से भी 1 में आ रहा है तो उसको क्या बोला, लेमन सीरीज। किसी से भी अगर 2 में आ रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, बामर सीरीज। किसी से भी मतलब किसी भी ऑर्बिट से, किसी भी ऑर्बिट से अगर 3 में आ रहा है तो पास्टियन सीरीज। किसी भी ऑर्बिट से 4 में आ रहा है, हायर से लोअर बात कर रहे हैं, लोअर से हायर हमेशा बात नहीं कर रहे, ध्यान रखना, हायर से लोअर बात कर रहा हूँ। हायर, किसी भी हायर से फर्स्ट में आता है तो लेमन, किसी भी हायर से 2 में आता है तो बामर, किसी भी हायर से 3 में आता है तो पास्टियन, किसी भी हायर से 4 में आता है तो ब्रैकेट, और किसी भी हायर से 5 में आता है तो फंड सीरीज। पी कांस्टेंट है, पी फंड मत पढ़ना, फंड सीरीज। ठीक है, तो बस यही हो गया बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अभी सब, अब मेरे को बताओ इसमें याद क्या करना है, यही याद हो गया है तो कि किसी भी ऑर्बिट से 1 में आ रहा है तो लेमन, 2 में आ रहा है तो बामर, 3 से आ रहा है तो पास्चर, और 4 में आ रहा है तो ब्रैकेट, 5 में आ रहा है तो फंड सीरीज। बस इतना सा है। अब उसी को यहाँ पे इसमें एक एक करके इसने बता रखा है कि किसी से भी इसमें आता है 1 में तो ये, अब कुछ नहीं, बस n1 की जगह पे वैल्यू पुट कर रहा है। देखो बामन मतलब 2 में आ रहा है तो यहाँ 2 हो गया, पास्चर मतलब 3 में आ रहा है तो यहाँ 3 हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। बस ध्यान क्या रखना है कि लेमन सीरीज जो है सबसे पहला, उसके अंदर जो रेडिएशन है वो किसके अंदर आता है, अल्ट्रावायलेट रीजन का। बामर का किसके अंदर आता है, विजिबल लाइट निकलती है बामर सीरीज में। पास्चर में कौन सी निकलती है, इंफ्रारेड लाइट निकलती है। बस ये लाइट ध्यान रखना है। ऐसे ब्रैकेट जो है किसी से भी किस में आएगा 4 में, और ये किस में आएगा इसमें, इन दोनों में भी वही इंफ्रारेड निकलती है। तो अब इसकी जो ग्रेटनेस है बोर्स थ्योरी की, वो क्या है ये पढ़ो कि द ग्रेटनेस बोर्स थ्योरी लाई इन द फैक्ट दैट नॉट ओनली इट सक्सेसफुली एक्सप्लेन द ऑलरेडी नोन सीरीज ऑफ लेमन, बामर, पास्चन, बट ऑल्सो जो 2 सीरीज जो बाद में पता चली वो भी इन्होंने बता दी किसकी, ब्रैकेट की, जो उन्होंने 1922 के अंदर जब उनको पता चली थी ब्रैकेट को और फंड को 1924 में। उससे पहले इन्होंने बता दिया कि 2 बाद में ऐसी भी होगी, तो इसलिए यही इनकी क्या है, ग्रेटनेस है किसकी, बोर्स की। अब क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन। एनर्जी लेवल जो डायग्राम में वो क्या बता रहा है वो देखो। अब एनर्जी तो अपन ने पढ़ी है, तो उसी एनर्जी लेवल डायग्राम को अपन पढ़ रहे हैं हर एक ऑर्बिट के लिए। अब हर एक ऑर्बिट की क्या निकालेंगे अपन, अलग अलग एनर्जीज निकालेंगे। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम एनर्जी लेवल डायग्राम अलग से इसका जो नाम दिया, वो नाम अलग से क्यों दिया वो अपन को यहाँ पे जानना है। तो क्या बताता है ये कि इट इज़ ए डायग्राम इन विच, अब मैं फिर बोल रहा हूँ नया कुछ भी नहीं है, अभी तक जो पढ़ा उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक जो अपन ने सीरीज पढ़ी एक एक करके जितनी सारी, उन सबको लाइन की फॉर्मेट में बता रखा है बस। ठीक है, तो इट इज़ अ डायग्राम इन विच द एनर्जीज ऑफ द डिफरेंट एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम आर रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब जो एनर्जीज होती है उसको किस में बताएंगे, पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस की फॉर्म में, ड्रॉन अकॉर्डिंग टू सम सूटेबल एनर्जी स्केल, जो कि क्या है, एक सूटेबल एनर्जी स्केल के अकॉर्डिंग बनेगी। और वो जो डायग्राम है वो क्या बताता है, एनर्जी स्टेट बताता है डिफरेंट की, एमिशन एब्जॉर्प्शन की। कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं, देखो पहले कैलकुलेट करते हैं। फ्रॉम बोर्स थ्योरी टोटल एनर्जी कितनी होती है, अभी अपन ने निकाली, यही होती है नेगेटिव। अगर z इक्वल टू 1 मतलब z इक्वल टू 1 कर दो, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए क्या होता है 1, तो जो फॉर्मूला आता है वो क्या आ जाता है, ये आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूँ तो ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए मैंने क्या कहा कि देखो सारी चीज़ें कांस्टेंट है n को छोड़ के। अब अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करता हूँ तो n भी कितना हो जाता है 1, n स्क्वायर आ रहा था तो 1 का स्क्वायर। जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, वो वैल्यू डायरेक्ट ध्यान रखनी है, कैलकुलेशन करनी नहीं है। मैं सुनना सर इतनी भारी कैलकुलेशन है, डायरेक्ट ध्यान रखनी है, इतना कोई तुमसे वहाँ पूछेगा नहीं। तो क्या आ रही है वैल्यू, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो सबसे फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है
हाइड्रोजन के, उसकी अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में घूमे तो उसकी जो एनर्जी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना हाइड्रोजन में, तो अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में घूमता है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा। नेगेटिव पे मत जाना, ये मत बोलना बहुत कम है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि अट्रैक्शन की एनर्जी है, लेकिन मैग्नीट्यूड देखो ना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कंटिन्यू। ऐसे E2 की निकालते हैं तो कितनी आ जाती है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे E3 की निकालते हैं, E4 की, E5 की, तो सबकी निकलती जाती है। E6 की कितनी निकलती है, 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सारी की सारी क्या निकल जाती है, एनर्जीज निकल जाती है कब, ऑर्बिट्स के अंदर, E1 E2 E3 E4 इस टाइप से। तो इलेक्ट्रॉन के लिए और भी डिफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी, मतलब वो घूम रहा है तो उनमें से एक ही एनर्जी उसके पास हो सकती है, और इसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी का क्वांटाइजेशन। मतलब हर ऑर्बिट के अंदर क्या एक परमिसिबल एनर्जी है, अगर उस ऑर्बिट में उसको घूमना है तो उसको अपनी एनर्जी को भी क्या करना पड़ेगा, उस ऑर्बिट की एनर्जी के इक्वल पुट करना पड़ेगा। इसलिए कि द करस्पॉन्डिंग स्टेट्स N1 हैज़ द लोएस्ट एनर्जी, क्या है, सबसे कम एनर्जी है, क्योंकि नेगेटिव टर्म्स में आ रही है। मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है लेकिन एनर्जी सबसे कम है। दिस स्टेट और ऑर्बिट इज कॉल्ड द ग्राउंड और नॉर्मल स्टेट। इसी मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में घूमता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्टेट। नॉर्मली द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिमेन्स इन द ग्राउंड स्टेट। जनरली वो किस में रहता है, ग्राउंड स्टेट में ही रहता है। व्हेन हाइड्रोजन एटम रिसीव्स एनर्जी, अगर बाहर से उसको किसी प्रोसेस से एनर्जी मिल गई तो उसका क्या होता है, उसको एनर्जी मिल जाती है, और वो अब जितनी एनर्जी मिलती है उसके अकॉर्डिंग उसका क्या हो जाता है, ट्रांजिशन, कि वो E2 E3 E4 किसी में भी जा सकता है। उसकी जितनी एनर्जी मिली, एच न्यू जितना आया उसके अकॉर्डिंग, जितना एनर्जी का फोटोन आता है उसके अकॉर्डिंग। और वो जो स्टेट्स होती है वन के अलावा उन सबको अपन क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट्स। तो जो डायग्राम है वो क्या बताता है कि द डायग्राम ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन विच द एनर्जीज ऑफ द वेरियस परमिटेबल ऑर्बिट हैव बीन रिप्रेजेंटेड। तो जो एनर्जीज थी वो किसे रिप्रेजेंट करी, पैरेलल लाइन से एक एनर्जी स्केल के लिए। और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है वो क्या बताता है, एनर्जी स्टेट बताता है असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब वो एक बार डायग्राम देख लेते हैं। तो डायग्राम क्या है, ये डायग्राम है। अब इसमें देखो क्या है इसके अंदर ऐसा, अपन बात कर रहे हैं जीरो, सबसे ऊपर जो है वो देखो, चलो नीचे से बात करो। सबसे कम जो है वो कितनी है, अपने को पता है -13.6, वो किसकी है, फर्स्ट की। अब अगर जीरो से मैं स्टार्ट करूँ तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। जो ग्राफ तुम जीरो से ऊपर बनाते हो 1 2 3 4 की टेबल में, उसको कहाँ बना देना है, नीचे। और वो जो वैल्यूज अपनी आ रही थी, कितनी आई थी, 13.6 -3.4 1.5 0.8 0.54 0.38 0.28 और इस टाइप से। तो वो जो सारे थे उसको कहाँ पुट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब एक ग्राफ बनाया, एक एक करके एक एक गैप लेके नीचे बनाते जाओ, तो अपने आप जो एनर्जी की लाइन टिक होगी वो अपने आप उसके अकॉर्डिंग टिक हो जाएंगे जितनी तुम वैल्यूज वहाँ पे लोगे। तो उसको क्या कर देना है, डैश डैश लाइन, वो सब अपने क्या बना दी है, डैश डैश लाइन जो इसने बना रखी है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अब सबसे पहले क्या आता है कि किसी भी ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट में आता है तो वो क्या हो जाती है, लेमन सीरीज। अब ये यहाँ पे देखो, ये लाइन किसके आ रही है, 2 से आ रहा है, फिर ये 3 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, 5 से, 6 से। तो ये जिनसे भी फर्स्ट में आ रहे हैं वो क्या हो जाती है, लेमन। ऐसे अगर मैं बात करूँ कि किसी से भी 2 में आते हैं, कि 3 से 2 में आ रहा है, 4 से, 5 से, 6 से, तो वो क्या हो जाती है, बामर सीरीज। ऐसे अगर मैं बात करूँ कि 3 के अंदर आते हैं तो पास्टियन, 4 के अंदर आती है तो ब्रैकेट, और 5 के अंदर आती है तो फ्रंट सीरीज। तो ये सारे की सारे क्या निकल जाती है, लाइट। बस कुछ भी नहीं, वो जो डैश डैश तुमने ये डैश डैश वाली ये जो लाइन बना रखी है, ये जो डैश डैश वाली लाइन, किसी से भी लाइन लेनी है ऊपर उसके जितने भी, और उनसे उसके ऊपर टिक करा दो तो वो क्या हो जाती है, उसकी सीरीज। बस इतना सिंपल सा डायग्राम है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, एक दो बार देखोगे ढंग से आ जाएगा। तो ये तो बात है इसकी। बस एक और चीज़ यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है, जो लाइट निकल रही है, अभी अपन ने बात करी सबसे कम से क्या निकलती है, अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, उसके बाद में जो है आपकी क्या निकलती है, इंफ्रारेड रेडिएशन की लाइट। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये अपना निकल जाता है। अब इसके बाद इनके भी कुछ लिमिटेशंस है। क्या क्या लिमिटेशंस है कि दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली टू हाइड्रोजन लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम एंड फेल्ड इन केस ऑफ एटम्स विद 2 और मोर नंबर। देखो यार, आपको लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। अगर आपने कोई थ्योरी पढ़ी कि उसमें क्या लिमिटेशन थी, कि नई थ्योरी ने वहाँ आके उसके अंदर क्या करा, कुछ सुधार करा, उसको कुछ सही करा। तो अब इनकी कुछ कमियां रह गई। क्या रह गई कि यार इन्होंने ओनली एक इलेक्ट्रॉन के लिए बताया कि वो किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, तो ये उसके साथ होगा। लेकिन जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है उनके अंदर कैसे होता है, तो उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए बोर्स थ्योरी। ये क्या होगा, लिमिटेशन। नेक्स्ट, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन सर्टेन स्पेक्ट्रल लाइन और नॉट सिंगल लाइन, मतलब ग्रुप ऑफ क्लोज लाइन। मतलब कुछ कुछ जो एनर्जीज आनी चाहिए थी वो सिंगल लाइन के फॉर्म में नहीं थी, क्लोज
ग्रुप के अंदर थी, मतलब डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, तो जिसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए हाइड्रोजन के अंदर ही। अब फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ओनली सर्कुलर ऑर्बिट में क्यों घूम रहे हैं, इलिप्टिकल में भी तो घूमने चाहिए जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं, लेकिन उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इलेक्ट्रॉन की जो है वेव लाइक प्रॉपर्टीज है, तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिफाइंड एज बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग पूरे नहीं बता पाए। नेक्स्ट क्या है, बोर थ्योरी डजंट टेल एनीथिंग अबाउट द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द वेव, मतलब जो लाइंस एनर्जीज बाहर आ रही है उनकी इंटेंसिटी कितनी होगी ये वो नहीं बता पाए कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट्स बाहर निकलेगी। और बाद में जो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो स्प्लिट हो जाती है, बाद के जो इफेक्ट है जीमन और स्टार्क, उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इतना डीप में अपन को नहीं जानना, मैं स्टार्टिंग के 2 पॉइंट अपने लिए रिक्वायरमेंट है समझने के लिए। नेक्स्ट, एक्साइटेशन एंड आयोडाइजेशन पोटेंशियल, लास्ट पॉइंट है। नया पॉइंट है क्या, नहीं, अभी तक जो पढ़ा था उसी को ही, मतलब अपन ने जो एनर्जी लेवल पढ़े ना, उस एनर्जी लेवल की एनर्जी की बात हो रही है। पहली चीज़ क्या पढ़ रहे हैं अपन, एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी मतलब एक्साइट करने के लिए, तो किसको एक्साइट करने के लिए, तो एटम को एक्साइट करने के लिए, कि द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इट्स इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी अदर स्टेट, मतलब ग्राउंड से कहीं पे भी जाना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, तो मान लो कि उसको 2 पे जाना है, तो एनर्जी का गैप क्या होगा 2 - 1, क्योंकि 2 की एनर्जी ज़्यादा है, माइनस में जो जितना कम नंबर होता है वो उतना ज़्यादा होता है, तो कितना हो जाएगा कि अगर 2 में जाना है उसको, तो 2 से 1 से 2 में जाना है, तो 2 - 1, 2 - 1, 2 की एनर्जी कितनी है -3.4, और 1 की एनर्जी कितनी है -13.6, तो कितना आता है डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब क्या मतलब है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है और उसको सेकंड में जाना है हाइड्रोजन के अंदर, तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की उसको एनर्जी चाहिए, तब जाके वो जा पाएगा, और उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन एक्साइटेशन पोटेंशियल, पहले दोनों साथ के ग्रुप पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है, इट इज दैट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल विच गिव्स टू ए बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन sufficient energy to excite the target atom by raising one of its electron from an inner to outer orbit। मतलब वो वाला एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो कि बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है ताकि उसको इतनी मिल जाए एनर्जी, ताकि वो जो टारगेट एटम है उसको क्या कर दे, जाके स्ट्राइक कर दे। फिर से एक इलेक्ट्रॉन को पर्टिकुलर एक टारगेट एटम के अंदर बताया जाए कि तेरे को इसको स्ट्राइक करना है, तो उसको जितनी दी जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन पोटेंशियल। वो जो पोटेंशियल उसको दिया जाता है उतनी एक्सेलरेट करने के लिए, वो क्या हो जाता है एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो ये क्या था, एक्साइटेशन पोटेंशियली बाहर निकालने के लिए और वो उसको टारगेट एटम पे डालने के लिए। नेक्स्ट क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आउट ऑफ द एटम, मतलब एटम को पूरा ही बाहर निकालने के लिए। आ रहा है समझ में। अब बाहर कब निकलेगा, जब उसकी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। नेगेटिव एनर्जी खत्म कब होगी, जब नेगेटिव नहीं रहेगा। नेगेटिव कब नहीं होता है, जीरो पे, तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी हो गई वो कितनी हो गई, जीरो। तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो गई, जीरो। जीरो मतलब बहुत दूर चला गया, और बहुत दूर मतलब क्या बोल सकते हैं, इन्फानाइट। न्यूक्लियस से अर्थ एटम के सेंटर से बहुत दूर चला गया, मतलब जो रेडियस हो गई उस ऑर्बिट की वो कितनी हो गई, इन्फानाइट। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि इन्फानाइट एनर्जी लेवल से 1 एनर्जी लेवल, इन्फानाइट पे कितना है उसका 0, और 1 पे कितना है -13.6, माइनस करते हैं तो कितनी आती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इतनी एनर्जी चाहिए एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में है उसको फर्स्ट से बाहर निकालने के लिए, एटम से बाहर निकालने के लिए। लास्ट क्या आता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या होता है, इट इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल विच गिव्स to a bombarding electron sufficient energy to ionize the target atom by knocking one of its electron, मतलब किसी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो पोटेंशियल दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले जो थॉमसन आया, उसके बाद में कौन आया अपने रदरफोर्ड, उसके बाद में बोर की क्या थी पोस्टुलेट, और उन्होंने हाइड्रोजन एटम के लिए जो दिए एनर्जी लेवल और एनर्जी स्टेट्स और उनकी रेडियस। ठीक है, यही था अपना चैप्टर। थैंक यू।